कोकोनट वाटर एंड कोकोनट कनेल में क्या डिफरेंस है? दोनों के बीच में डिफरेंस साइटोकाइनेसिस का है। यानी कि जो कोकोनट वाटर हम लोग पीते हैं उसमें साइटोप्लाज्म के अंदर काफी सारे न्यूक्लियस पड़े होते हैं। यानी कि न्यूक्लियस का डिवीजन तो होता है बट सेल का डिवीजन कंप्लीट नहीं होता है। तो उसको जो है हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फ्री न्यूक्लियर सेल डिवीजन। अब इसके बाद में व्हाट इज साइटोकाइनेसिस? साइटोकाइनेसिस क्या है? साइटोकाइनेसिस होता है जब एक सेल का न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, उसके बाद में सेल के साइटोप्लाज्म को जब डिवाइड होने लगते हैं उसी को ही हम क्या बोलते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। यानी कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म को क्या कहा जाता है? साइटोकाइनेसिस कहा जाता है। अब इसके बाद अब एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन देखते हैं कि अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तब क्या होगा। अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होता है तो सेल का न्यूक्लियस वो तो डिवाइड होता है बट जो सेल है उसके अंदर कई सारे न्यूक्लियस जो हमें दिखाई पड़ेंगे। तो एक सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस दिखाई पड़ते हैं अगर साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता है तब। जानेंगे हम इन सभी चीजों को जो है आज के वीडियो में। आई एम वेद सर, बायोलॉजी एक्सपर्ट। आप हमारे चैनल को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप जो है टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं और इसके अलावा आप अपने फीडबैक जो है मेरे पर्सनल जीमेल पर दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना चैप्टर। और चैप्टर में जो है हम लोग काफ़ी कुछ चीज़ें पहले ही कवर कर चुके हैं, जैसे कि इंटरफेस को हम लोगों ने कवर किया है। इंटरफेस में G1S और G2 पेजेस को हम लोगों ने कंप्लीट किया। इसके बाद हम लोगों ने जो है मेटासिस के एम फेज को कवर किया। मेटासिस के एम फेज में हम लोगों ने प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज इन सभी को पढ़ लिया है। यानी कि न्यूक्लियस के डिवीजन तक का पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब न्यूक्लियस के बाद में साइटोप्लाज्म के डिवीजन का जो पार्ट है वो हम लोगों को आज जो है कंटिन्यू करना है। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते हैं हम लोग सबसे पहले जो है साइटोकाइनेसिस से कि साइटोकाइनेसिस होता क्या है। तो जो सेल है, सेल के जो न्यूक्लियस है उनके डिवाइड होने के बाद में एम फेज में सेल के न्यूक्लियस के डिवाइड होने के बाद में एक ही सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं। अब एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस का कोई काम तो है नहीं। अब ये दोनों न्यूक्लियस जो होते हैं ये जो है साइटोप्लाज्म के साथ में ही क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस और दूसरे सेल के अंदर दूसरा न्यूक्लियस जो है वो चला जाएगा। तो साइटोकाइनेसिस क्या है? साइटोकाइनेसिस जो है वो है डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो बात करते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म के डिवीजन की। The cell itself is divided into two daughter cells by the separation of cytoplasm called cytokinesis, at the end of which cell division gets completed। यानी कि साइटोकाइनेसिस के बाद में ही सेल का डिवीजन कंप्लीट होता है और उसके बाद में एक सेल से दो सेल जो है वो बन जाती है। अब अगर हम साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं तो साइटोकाइनेसिस जो होती है डिफरेंट टाइप की सेल्स में डिफरेंट तरीके से होती है। जैसे एनिमल सेल में जो होती है डिफरेंट तरीके से सेल डिवीजन होता है, डिफरेंट तरीके से साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। और प्लांट सेल में डिफरेंट तरीके से जो है साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। देखते हैं हम सबसे पहले एनिमल सेल में कि एनिमल सेल में किस तरीके से जो है साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। एनिमल सेल में एक जो उसका स्पेसिफिक फीचर क्या है कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है, उसमें केवल और केवल क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है जो कि उसके साइटोप्लाज्म को घेरे हुए होता है। तो फिर एनिमल सेल जो होता है वो बहुत ही इजीली जो होती है वो डिवाइड हो जाती है। कैसे डिवाइड होती है? दिस इज अचीव्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ फरो इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यानी कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कैसा होता है, फ्लेक्सिबल होता है, वो लचीला होता है। तो उसमें क्या होती है, उसके अंदर जो है दरार बनती चली जाती है और धीरे धीरे करके वो दरार जो होती है वो गहरी होती चली जाती है और अंत में क्या होती है, वो सेल जो होती है पूरी तरीके से डिवाइड होकर के दो सेल बना लेती है। तो द फरो ग्रेजुअली डीपेंस एंड अल्टीमेटली joins in the center, dividing the cell cytoplasm into two। यानी कि क्या होगा, इस तरीके से ये जो आपको सेल दिखाई पड़ रही है,
अब सेल में यहाँ पर जो है ये फरो है, ये फरो जो है ये एक दरार है, ये दरार धीरे धीरे करके अंदर की तरफ बढ़ती चली जाएगी और बढ़ने के बाद में ये सेंटर में जाकर के उसको टच करेगी और टच करने के बाद में दोनों सेल जो होंगी वो क्या हो जाएंगी, दोनों सेल जो होंगी वो डिवाइड हो जाएंगी। तो एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म का डिवीजन किस तरीके से होता है, उनका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या होता है, धीरे धीरे करके एक फरो बनता चला जाता है, वो फरो धीरे धीरे करके जो होता है डीप होता जाता है और अल्टीमेटली लास्ट में क्या होगा, वो दोनों जाकर के सेंटर में जुड़ जाएंगे और इस तरीके से पूरी की पूरी सेल क्या हो जाएगी, एक से दो सेल में डिवाइड हो जाएगी। और डिवीजन के टाइम पर ही जब ये साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है उसी टाइम पे ही बाकी अदर सेल ऑर्गन जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी और ये जो मिटोकॉन्ड्रिया वगैरह हैं, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो इस तरीके से जो है एनिमल सेल का डिवीजन कंप्लीट होता है। एनिमल सेल के बाद हम बात करते हैं प्लांट सेल में डिवीजन की, कि प्लांट सेल का जो साइटोप्लाज्म होता है वो कैसे डिवाइड होता है। एनिमल सेल का डिवीजन तो काफी सिंपल था, लेकिन प्लांट में क्या है, प्लांट के सेल में सेल वॉल होती है। अब ये सेल वॉल जो है उसका भी फॉर्मेशन होना है, तो जब प्लांट में सेल डिवीजन होता है तो वहां पर सेल वॉल के फॉर्मेशन की वजह से ये जो इसका डिवीजन है वो एनिमल सेल से थोड़ा डिफरेंट तरह से होता है। देखते हैं हम लोग कि प्लांट में किस तरीके से डिवीजन होता है। जैसे अगर हम बात करें एक प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल का जो एनाफेज है, प्लांट सेल का जो एनाफेज है, एनाफेज के टाइम पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमोसोम्स होते हैं दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ जो होते हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं सेंट्रोमियर से अलग होकर के उनके क्रोमेटिड एनाफेज में अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं। और टेलोफेज में क्या होता है, टेलोफेज में उनके चारों तरफ, उन क्रोमेटिड के चारों तरफ जो होता है एक न्यूक्लियर एनवलप बन जाता है, यानी कि एक सेल के अंदर कितने न्यूक्लियस, एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस है। एनाफेज के बाद टेलोफेज में आप लोग देखिए, टेलोफेज में जो है जब टेलोफेज की स्टार्टिंग होती है तो उसी टाइम पे कुछ वेसिकल्स होती हैं, वेसिकल्स फिल्ड विद सेल वॉल कंपोनेंट्स, कुछ वेसिकल्स होती हैं, कुछ पुतलियां होती हैं जो कि जिनमें कि सेल वॉल को बनाने वाले कंपोनेंट होते हैं वो जो होते हैं बीच में इकट्ठा होने लगते हैं। और टेलोफेज के एंड पे क्या होगा, टेलोफेज के एंड पे एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस होगा, लेकिन धीरे धीरे करके ये वेसिकल्स जो होती हैं जिनमें कि सेल वॉल को बनाने के लिए कंपोनेंट्स भरे हैं, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे करके एक सेल वॉल का फॉर्मेशन करना स्टार्ट करते हैं। ये सेंटर से बाहर की तरफ बढ़ते हैं, ये सेंटर से बाहर की तरफ बढ़ते हैं और बढ़ते बढ़ते फिर लास्ट में क्या करते हैं, अल्टीमेटली लास्ट में जाकर के ये सेल वॉल को टच कर जाते हैं। तो इस तरीके से जो है प्लांट का साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है और बीच में ही एक सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है जो कि दोनों तरफ की वॉल को जब टच कर जाता है तो सेल का डिवीजन जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। तो प्लांट में सेल डिवीजन सेल प्लेट के थ्रू होता है, प्लांट में सेल का डिवीजन सेल प्लेट के थ्रू होता है। अब हम अगर बात करें सेल प्लेट की, तो सेल प्लेट बनते किससे हैं, जो सेल प्लेट हैं वो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम बोलते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। ये सभी जो होती हैं ये गाल्जी बॉडी वगैरह जो होती हैं, गाल्जी बॉडी और इसके अलावा जो है कुछ टिब्यूल्स इकट्ठा होकर के क्या बना लेती हैं, इकट्ठा होकर के वो सभी टुगेदर होकर के फ्रेगमोप्लास्ट बना लेती हैं और फ्रेगमोप्लास्ट सेल प्लेट कहलाता है। यही सेल प्लेट धीरे धीरे करके ग्रो होता है और जब दोनों तरफ टच कर जाता है सेल वॉल को तो सेल जो होती है वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पर प्लांट में साइटोप्लाज्म का डिवीजन किस तरीके से होता है, सेल प्लेट के थ्रू जो होता है। तो इस तरह से जो है दोनों ही एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म का डिवीजन और प्लांट सेल में साइटोप्लाज्म का डिवीजन क्या है, डिफरेंट तरह से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइटोकाइनेसिस के बारे में, कुछ अदर इंपॉर्टेंट जो है थिंग्स की। इस साइटोकाइनेसिस में और इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है, एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जिस टाइम पे साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, ऑर्गेनेल्स लाइक मिटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड get distributed between the two daughter cells।
जो डॉटर सेल्स हैं, एक सेल के डिवीजन से जो दो सेल बन रही हैं, इन दोनों ही सेल में साइटोकाइनेसिस के ही टाइम पर, चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, दोनों में ही साइटोकाइनेसिस के टाइम पर उनके सेल ऑर्गेनल इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। यानी कि अगर स्टार्टिंग में जो है डिवीजन से पहले अगर 10 मिटोकॉन्ड्रिया हैं तो वो 10 के 10 मिटोकॉन्ड्रिया जो है उन डॉटर सेल्स में जाएंगे, और डॉटर सेल, दो डॉटर सेल जो की बननी है तो एक में 5 मिटोकॉन्ड्रिया और दूसरे में 5 मिटोकॉन्ड्रिया, या इस तरीके से इवनली ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। क्योंकि प्लांट सेल में ही प्लास्टिड मिलता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड नहीं मिलता है, तो वहां पर प्लास्टिड का कोई वर्क नहीं है, बट एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों में ही मिटोकॉन्ड्रिया मिलता है, तो मिटोकॉन्ड्रिया भी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा। और प्लांट सेल में प्लास्टिड जो है जैसे कि क्लोरोप्लास्ट, वो भी जो है इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है, किस टाइम पर, साइटोकाइनेसिस के टाइम पर ही। नेक्स्ट इसके बाद हम बात करते हैं, इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के बाद में अगर साइटोकाइनेसिस नहीं होगा तब क्या होगा? इस एग्जांपल को हम पहले ही बता चुके हैं बच्चों। इस एग्जांपल में क्या था, इसका जो एग्जांपल था वो कोकोनट वाटर ही था। कोकोनट वाटर में क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन तो होता है, कैरियोकाइनेसिस तो होती है, बट साइटोकाइनेसिस नहीं होती है। यानी कि एक ही साइटोप्लाज्म में कई सारे न्यूक्लियस होते हैं, वो डिवाइड होकर के बन तो जाते हैं, बट वो जो है उनका जो है साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं होता है, यानी कि सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो इस वजह से जो कोकोनट वाटर होता है उसके साइटोप्लाज्म में कई सारे न्यूक्लियस होते हैं। As a result of which multinucleate condition arises leading to the formation of syncytium, यानी कि कोकोनट वाटर जिसके साइटोप्लाज्म में कई सारे न्यूक्लियस हैं, मल्टी न्यूक्लियस होते हैं, उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अगर एक सेल के अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियस है तो ऐसे कंडीशन को साइनसीटियम कंडीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनसीटियम कंडीशन बोलते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल है लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट, यानी कि कोकोनट वाटर जो होता है वो साइनसीटियम का बेस्ट एग्जांपल है। एक ही सेल के अंदर कई सारे न्यूक्लियस जो है एक ही साइटोप्लाज्म के अंदर कई सारे न्यूक्लियस जो है होते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोगों ने साइटोप्लाज्म को कंप्लीट किया। बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि साइटोप्लाज्म के डिवीजन को रोकती हैं, जिनको कि क्या बोलते हैं? जिनको कि हम मेटाटिक पॉइजन्स बोलते हैं। पॉइजन का मतलब क्या होता है? पॉइजन का मतलब होता है जहर, यानी कि जो किसी भी चीज के ग्रोथ को रोक दे उसको हम क्या बोलेंगे? पॉइजन बोलेंगे। तो पॉइजन, मिटोसिस में पॉइजन का क्या काम है? मिटोसिस में जो है दो टाइप के पॉइजन हैं, एक तो है कल्चिसिन और दूसरा जो है कैल्विसिन। एक कल्चिसिन है जो कि नेचुरली मिलता है, यानी कि प्लांट से डायरेक्टली उनको ऑब्टेन किया जाता है, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं कल्चिसिन। और जो लेबोरेटरी में सिंथेसाइज किया जाता है वो है कैल्विसिन। ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही मेटाटिक पॉइजन्स होते हैं, यानी कि मेटासिस को रोक देते हैं। किसी न किसी स्टेज में मेटासिस को रोक देने वाले जो एजेंट्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को ही हम मेटाटिक पॉइजन्स बोलते हैं। जैसे बात करते हैं हम कल्चिसिन की। कल्चिसिन क्या करता है? कल्चिसिन जो है या कैल्विसिन, ये दोनों ही जो है पॉलीप्लॉइडिजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? ये दोनों ही पॉलीप्लॉइडिजिंग एजेंट होते हैं। ये पॉलीप्लॉइडिजिंग क्या है या पॉलीप्लॉइड सेल क्या है, इसको हम लोग देखते हैं इस डायग्राम से। अगर नॉर्मल मिटोसिस होती है तो क्या होता है? नॉर्मली मिटोसिस पे एक सेल डिप्लॉयड है, यानी कि कैसी है? एक 2n सेल है। तो 2n सेल से मिटोसिस होने पर 2n सेल ही बनती है। मिटोसिस में एक सेल से दो सेल तो बनती हैं, लेकिन मिटोसिस में क्या होता है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं, यानी कि जितने ही पैरेंटियल सेल में है उतने ही डॉटर सेल में मिलने हैं। यानी कि नॉर्मल मिटोसिस में डिप्लॉयड सेल के अंदर जितने भी क्रोमोसोम हैं उतने ही जो होते हैं उसके डॉटर सेल में भी मिलेंगे। तो डॉटर सेल अगर ये दोनों बन रही हैं तो इनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होगा? इनमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2n होगा। लेकिन अगर मिटोसिस के लिए टाइम पे कल्चिसिन का यूज कर दिया जाए
यानी कि मिटोसिस पॉइजन का अगर यूज कर लिया जाए तो क्या होगा, जो डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड सेल का जो मेटाफेज होता है, उसके मेटाफेज के टाइम पर क्या होगा, सबसे पहले क्या होता है, G1 एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी कि डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है, वहां पर क्या होगा। इसके बाद अगर हम बात करें एम फेज की, तो जो एम फेज है, एम फेज का जो मेटाफेज होता है उसमें जो होती है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, वो क्रोमोसोम्स जो होते हैं मेटाफेज प्लेट पर व्यवस्थित होते हैं। तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मेटाफेज प्लेट पर व्यवस्थित तो हो गए, और उसी के टाइम पर स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। और जो क्रोमोसोम्स होते हैं, इन क्रोमोसोम्स के जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के दोनों साइड में काइनेटोकोर्स होते हैं, इन्हीं काइनेटोकोर्स से क्या होता है, इन्हीं काइनेटोकोर्स से जो है क्या चीज जुड़ते हैं, स्पिंडल फाइबर्स जुड़ते हैं। और स्पिंडल फाइबर्स जुड़ने के बाद में ये दोनों क्या करेंगे, अपोजिट पोल्स की तरफ खींचना शुरू करेंगे। कौन से फेज में, एनाफेज में अपोजिट पोल्स की तरफ खींचना शुरू करेंगे। लेकिन अगर इसी टाइम पर कल्चिसिन को अप्लाई कर दिया जाए, तो कल्चिसिन को अप्लाई करने के बाद ये स्पिंडल फाइबर्स डिसॉल्व हो जाएंगे। यहाँ पर क्या दिखाया गया है, यहाँ पर दिखाया गया है कि जब कल्चिसिन का यूज किया जाता है तो वो क्या कर देता है, स्पिंडल फाइबर्स को डिसॉल्व कर देता है। स्पिंडल फाइबर्स ही क्या करते थे, उनको खींच करके क्रोमोसोम्स को, क्रोमेटिड को खींच करके अलग करते थे सेंट्रोमियर से। बट अगर जो स्पिंडल फाइबर्स है अगर वही डिसॉल्व हो गए तो अब डिवीजन होगा ही नहीं। और अगर जो डिवीजन नहीं होगा तो क्या होगा, डिवीजन ना होने पर ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो डिवाइड ही नहीं होंगे। और अगर क्रोमोसोम डिवाइड नहीं होंगे, उनका डुप्लीकेशन तो हो गया, उनका डुप्लीकेशन तो हो गया, लेकिन अगर अब वो डिवाइड नहीं होंगे तो एक ही सेल कैसी हो जाएगी, वो टेट्राप्लॉइड हो जाएगी। यानी कि स्टार्टिंग 2n से तो हो रही है, स्टार्टिंग 2n से हो रही है, लेकिन अगर मेटाफेज में कल्चिसिन को अप्लाई कर दिया जाता है तो वहां पर क्या होता है, वहां पर सेल डिवीजन आगे जाकर के दूसरे किसी स्टेप में होगी। सेल डिवीजन तो होगी बट आगे जाकर के किसी दूसरे स्टेप में होगी। बट जो क्रोमोसोम है वो अगर डिवाइड नहीं होंगे तो क्रोमोसोम के डिवाइड ना होने पर क्रोमोसोम का नंबर यानी कि पूरा का पूरा एक पेयर ही इंक्रीज हो जाता है। तो पूरे के पूरे पेयर के इंक्रीज होने को, यानी कि जितने क्रोमोसोम हैं उनका जो नंबर है अगर वो डबल हो जाता है तो इस तरीके से नंबर के डबल होने को क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइड सेल बोलते हैं। ऐसी सेल जिसमें क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, पॉलीप्लॉइड सेल बोलते हैं। तो जो कल्चिसिन है और जो कैलरीसिन है वो क्या कहलाता है, पॉलीप्लॉइडिजिंग एजेंट कहलाता है, यानी कि सेल को पॉलीप्लॉइड बना देता है। अगर डिप्लॉइड सेल है तो उसको टेट्राप्लॉइड सेल यानी कि 4n में क्या कर देगा, ये कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से जो है हम लोगों ने साइटोकाइनेसिस को जो है कंप्लीट किया। साइटोकाइनेसिस को हम लोगों ने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। अब साइटोकाइनेसिस के बाद में हम नेक्स्ट जो है बात करते हैं कि मेटासिस जो है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ मेटासिस। मेटासिस जो होता है, अगर किसी सेल में मेटासिस होती है तो उससे एक सेल से दो सेल बनती है। कितनी बनेंगी, एक सेल से दो सेल बनेंगी और दोनों में ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे, सेम होंगे। यानी कि अगर कोई सेल 2n है और उसमें होती है मेटासिस, तो मेटासिस होने के बाद में क्या होगा, इक्वेशनल डिवीजन होने के बाद में 2n ही बनेंगी। एक सेल से स्टार्ट तो होगा और कितनी सेल बनेंगी, दो सेल बनेंगी, लेकिन वो सभी क्या होंगी, वो सभी जो है 2n ही होंगी। तो मेटासिस यूजुअली रिजल्ट इन प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड डॉटर सेल्स। कौन सी सेल बनेंगी, डिप्लॉयड डॉटर सेल बनेंगी और कैसी होंगी, आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट ही होंगी। वो सभी कैसी होंगी, आइडेंटिकल जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट रखेंगी। मतलब क्या हो गया कि अगर एक सेल है और एक सेल में मेटासिस होती है तो मेटासिस से नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम होंगे और उनमें चूंकि कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं होना है, किसी भी इस तरीके का कोई
जो है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं हो रहा है, तो इन सभी के वजह से क्या होता है, मिटोसिस में जो बनने वाली सेल्स होती हैं उनमें जो डीएनए का सीक्वेंस होता है वो सेम पेरेंटियल सेल की तरह ही होता है। तो पेरेंटियल सेल और डॉटर सेल ये दोनों का ही जो जेनेटिक स्ट्रक्चर है, जो डीएनए का स्ट्रक्चर है, वो दोनों कैसा होगा, सेम होगा। तो एक सेल से जो दूसरी सेल बनेगी वो बिल्कुल सेम एक जैसी दिखाई पड़ने वाली भी बन सकती है, बट ये कई सारे अदर फैक्टर्स पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज ड्यू टू मिटोसिस। जो ग्रोथ होती है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की वो मिटोसिस की वजह से ही होती है। इसके पहले दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था, दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने एक एग्जांपल देखा था कि जो जाइगोट होता है, हम लोग सिंगल सेल जाइगोट के स्टेज से अपना जो लाइफ होता है वो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वही सिंगल सेल जाइगोट मिटोसिस के थ्रू लगातार डिवाइड होती रहती है और डिवाइड हो करके क्या बनाती है, पूरी की पूरी बॉडी बना लेती है। तो इस तरीके से मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है वो किसकी वजह से होती है, वो जो है मिटोसिस की वजह से होती है। एक सेल से कई सारी सेल्स होती हैं, डिप्लॉयड सेल्स बन जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अ वेरी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ मिटोसिस इज सेल रिपेयर। सेल के रिपेयर में सबसे बड़ा रोल किसका होता है, मिटोसिस का होता है। द सेल्स ऑफ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, सेल्स ऑफ लाइनिंग ऑफ गट एंड ब्लड सेल्स, ये सभी जो होती हैं वो किसके वजह से रिप्लेस होती हैं, ये सभी जो है मेटोटिकली रिप्लेस होती हैं, यानी कि मिटोसिस के द्वारा रिप्लेस होती हैं। जैसे हम बात करें एपिडर्मिस की, तो हम लोगों की जो एपिडर्मिस होती है वो लगातार क्या होती रहती है, वो लगातार डिस्ट्रॉय होती रहती है, तो उनको लगातार जो है रिप्लेस करने की जरूरत पड़ती है। तो जो नीचे की, उसके नीचे की सेल्स होती हैं, उसके नीचे की जो लेयर होती है उनमें मिटोसिस होता है और फिर नई एपिडर्मिस बन जाती है। सेम ऐसे ही लाइनिंग ऑफ गट, चूंकि वो लगातार हम लोगों के स्टमच में क्या बनता रहता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बनता रहता है, जिसका पीएच लगभग 1 से 2 के आसपास होता है। अब वो तो काफी ज्यादा जो है कैपेबल है कि जो गट्स की वाल है उनको क्या कर दे, डिसॉल्व कर दे, तो उनकी लगातार रिप्लेसमेंट भी जरूरी है, तो वो रिप्लेसमेंट भी मिटोसिस की वजह से होती है। इसके अलावा ब्लड सेल्स जैसे RBC, WBC का जो लाइफ स्पान होता है वो लगभग कितना होता है, वो लगभग जो है 1 हफ्ते तक होता है। और अगर हम बात कर रहे हैं RBC की, तो RBC का लाइफ स्पान लगभग 120 दिन होता है। अब इसके बाद में जो है उनको डेड भी तो होना है, तो 120 दिन में RBC डेड हो जाएगी और 1 वीक के अंदर लगभग जो होता है वो WBC जो है वो क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन उसकी रिप्लेसमेंट तो जरूरी है। तो जो बोन मैरो होती है, बोन मैरो में ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता है, और कैसे होता है, वहां पर लगातार ब्लड का फॉर्मेशन होता रहता है, ब्लड सेल का फॉर्मेशन होता रहता है, किसके थ्रू, मिटोसिस के थ्रू होता रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाटिक डिवीजन in the meristemic tissue, the apical and lateral cambium result in a continuous growth of plant through their life। आप सभी लोगों ने जो है प्लांट्स में जब उनके तने को, कोई बड़ा पेड़ हो उसके जब तने को काट दिया जाता है तो उसमें, उसके तने में हमको कई सारे सर्कल्स दिखाई पड़ते हैं। वो सर्कल्स किसकी वजह से होते हैं, हर साल लगभग हर साल जो है प्लांट में नए जाइलम और फ्लोएम बनते हैं, और गर्मी जो जाइलम और फ्लोएम बनते हैं उनकी एक्टिविटी जो होती है वो स्प्रिंग सीजन और ऑटमनल सीजन में अलग अलग होती है। तो इसकी वजह से जो होते हैं कुछ डार्क कलर के वुड बनती है और कुछ लाइट कलर की वुड बनती है। ये वुड किसकी वजह से बनी, ये जाइलम और फ्लोएम की वजह से बनती है। और जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो सभी कैसे डिवाइड होते हैं, वो लगातार जो होते हैं पूरे लाइफ भर में वो डिवाइड होते रहते हैं मिटोसिस के थ्रू। तो इस तरीके से जो होती हैं हर साल, चूंकि वो हर साल वो डिवाइड होकर के नए बनते रहते हैं, तो कई सारी कंसेंट्रिक रिंग्स जो होती है वो हमको जो है पेड़ के तने में दिखाई पड़ती हैं। तो वहां पर भी जो है प्लांट की जो ग्रोथ लगातार पूरे जीवन भर होती है, वो किसकी वजह से होती है, वो मिटोसिस की वजह से ही संभव हो पाती है। तो मिटोसिस के ये सारे जो है सिग्निफिकेंस थे। अब मिटोसिस को जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है।
मिटोसिस के बाद जो है हम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम लोगों को पढ़ना है मियोसिस, यानी कि गैमीट का फॉर्मेशन। एक गैमीट का फॉर्मेशन कैसे होता है, एक सिंगल सेल से डिप्लॉयड सेल से गैमीट जो कि हैप्लॉयड सेल है उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब जो है हम लोग अगले जो है वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप सभी लोग जो है इस चैनल को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करते रहें और काफी सारे लोगों तक जो है इस चैनल को पहुंचाएं। तब तक के लिए बाय।